आसानी हो। अच्छा, आज का स्केड्यूल कुछ इस तरह से है कि विल हैव अ लेक्चर फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड्स विल हैव अ क्विज एट अराउंड आई थिंक 9। तो घंटे का तकरीबन लेक्चर है, उसके बाद हम जो सा होगा वो क्विज स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, so now we are interested in the design of a power drive. So in this way we'll learn about designing different systems related to machine elements, including gears, including belt transmission drives, including selection of the bearings and many other systems as well. तो इन सब systems को हम सीखेंगे under the broader heading of designing a power drive, क्योंकि ये सारे के सारे जो से हैं पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स हैं या पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए विल टेक द एड ऑफ डिजाइनिंग अ पावर ड्राइव सिस्टम। तो शुरू करेंगे हम बेल्ट एंड चेन ड्राइव से। इसकी टाइप्स के बारे में देखेंगे, इसके डिज़ाइन के बारे में देखेंगे, इससे रिलेटेड सिलेक्शन के जो क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में देखेंगे, और एट द एंड ऑफ this topic we should all feel confident about identifying the type of chain drive or belt drive, how you can select different components in a chain drive or a belt drive, और इसके अलावा किस तरह से मैन्युफैक्चरर्स की कैटलॉग्स को जो है वो समझा जाता है, पढ़ा जाता है। सर जी सर आपसे लैब से रिलेटेड एक चीज पूछनी थी। सर जो हमने जी 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 बताइए। लैब का हमने सबमिट करवाना है वो सिर्फ आपने पार्ट फाइल ही लिखी है, तो हमें उसमें 2D फाइल अलग से जमा सबमिट करवाने की मतलब जरूरत नहीं है, ऐसे ही है सर? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? जो असाइनमेंट थी लास्ट वीक? जी जी सर वही। हाँ जी, उसमें सिर्फ पार्ट फाइल है। ठीक है सर, थैंक यू। बस उसमें इतना था कि आपने साथ पे अपना रोल नंबर एनोटेशंस के साथ मेंशन करना था उस पे, उसी फाइल के अंदर ही। अच्छा जी, सो बिफोर वी मूव ऑन टू डिजाइनिंग अ सिस्टम, हम उससे पहले कुछ डिस्कशन करते हैं, डिस्कवर करते हैं अबाउट वेयर यू हैव सीन दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स, हाउ हाउ वर दे बीइंग यूज्ड, क्या डिफरेंसेस थे उसके अंदर, और किस तरह से जो सा है वो आपने किस एप्लीकेशन के साथ उसको देखा था। तो कोई एक मैकेनिकल ड्राइव कोई बताए मुझे जिसके अंदर बेल्ट ड्राइव यूज हो रही है। एक बताएं मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम जिसके अंदर चेन ड्राइव यूज हो रही है। एक बताएं वायर एंड रोप सिस्टम जो सा है वो लिफ्टिंग के लिए या यूज हो रहा है। तो पहले थोड़ा सा मैं बताता चलूं, बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स के अंदर दो पुलीज होती हैं या शीव्स होती हैं जिसके दरमियान में एक बेल्ट लगी होती है रबड़ की, एंड वन ऑफ देम इज द ड्राइविंग पुली, द सेकंड वन इज द ड्रिवन पुली, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर रोटेशनल मोशन को ट्रांसफर कर रही होती है। यही मकसद चेन ड्राइव का भी होता है। रोप सिस्टम के अंदर एक ड्रम होता है जिसके ऊपर वो रस्सी लिपट रही होती है, एंड एज यू मूव द ड्रम अराउंड तो वो रोप के आगे जो बंदी चीज होगी वो लिफ्ट हो रही होगी ऊपर या नीचे। तो कोई इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मुझे बताएं। हमारी आवाज आ रही है आपको? नहीं, बहुत कम आपकी आवाज आ रही है। वकार थोड़ा सा ऊंचा बोले। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? आप जी जी बताएं। सर ये बेल्ट ड्राइव की एग्जांपल जैसे घरों में सिलाई मशीन वगैरह यूज़ करते थे, तो उसके जो से वो हैंडल के साथ वो बेल्ट सी लगी होती थी। पुराने वक्तों में जो सिलाई मशीन होती थी। हाँ जी, जो पैडल के साथ अवेलेबल होती हैं जिसके अंदर जी ड्राइव सर। पैडल होता है, जी सर, वो या वाली ठीक बिल्कुल। का वहां पे उसके साथ एक सिंगल फेज एसी मोटर लगी होती है, जी उसके सर आगे एक सिंक्रोनस बेल्ट होती है जो कि उस मशीन को ड्राइव कर रही होती है। जी जी सर बिल्कुल। और इसके अलावा कोई एग्जांपल बताना चाहे? सर कुएं से पानी निकालने के लिए रोप एंड पुली का यूज किया जाता है। बिल्कुल, कुएं से पानी निकालने के लिए रोप एंड वायर सिस्टम जो सा है या रोप एंड ड्रम सिस्टम जो सा है वो यूज किया जा सकता है, किया जाता भी है। उसके मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड।
इसके अलावा जो होस्टलाइट होंगे यहाँ पे रह चुके हैं, क्यू हॉल कैंटीन पे गर्मियों के मौसम में गन्ने का जूस मिलता होता है। तो वो गन्ने के जूस की जो मशीन होती है उसको कभी गौर से देखो, तो वहां पे देयर इज अ सिंगल फेज एसी मोटर जिसके साथ वो क्रशर रन कर रहा होता है थ्रू अ बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ठीक है, वो यहाँ तो वी बेल्ट होती है, यहाँ पे वो फ्लैट बेल्ट होती है, वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर एंगेज होती है। तो दो काम वो कर रही होती है, एक तो मोटर की मूवमेंट ट्रांसफर कर रही है क्रशर पे, रोटेशनल मूवमेंट। सेकेंडली उसके अंदर जो सा मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो रहा है, या आरपीएम जो सी है वो कम या ज्यादा हो रही है, टॉर्क जो सा है वो कम या ज्यादा हो रहा है। Motors are running at a faster speed, but the crusher is running at a lower range and lower speed. और इसके अलावा पुराने जो मोटरें होती थी पानी की मोटर्स जो घरों में लगी होती थी, they also had that belt drive system जो पंप को ड्राइव कर रही होती थी मोटर। तो इसके अलावा चेन ड्राइव की कोई एग्जांपल दे सके जी? सर जो रिक्शे में लगी होती है वो चिंची रिक्शा में चेन ड्राइव। जी बिल्कुल, चिंची रिक्शे के अंदर चेन ड्राइव लगी होती है, हर मोटरसाइकिल के अंदर चेन ड्राइव लगी होती है। तो चेन ड्राइव का मकसद भी यही होता है, पावर ट्रांसमिट करना, रोटेशनल पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना थ्रू द यूज ऑफ स्प्रॉकेट्स। तो उसके अंदर पुलीज नहीं होती है, उसके अंदर वो जो सा होता है वो गियर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्प्रॉकेट कहा जाता है, और उससे एक जगह से दूसरी जगह पे जो सा वो पावर ट्रांसमिट की जाती है। अच्छा, कोई मुझे बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव सिस्टम के अंदर डिफरेंसेस बता दे। क्या मेन डिफरेंसेस हैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स के अंदर और चेन ड्राइव सिस्टम्स के अंदर? सर एक तो ये हो सकता है कि जो ये बेल्ट ड्राइव सिस्टम होते हैं उनमें स्लिप होती है, लेकिन जो चेन ड्राइव होते हैं उनमें स्लिप नहीं होती। ठीक हो गया। सर बेल्ट ड्राइव में पुली जो होती है वो फ्लैट होती है, लेकिन जो बेल्ट चेन ड्राइव ड्राइव होती है में उसमें ठीक हो गया, पुली फ्लैट होती है। चेन ड्राइव के अंदर जो सा है यू हैव गियर लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्प्रॉकेट कहते हैं। ठीक हो गया, और इसके अलावा? कंस्ट्रक्शन के सर हिसाब से बता दें क्या फर्क हो सकता है? सर वो जो पुली सर ये जो सी होती है ना हेलो चेन ड्राइव, सर ये मेटल की होती है और दूसरी जो सी बेल्ट्स वगैरह होती हैं वो मोमन दूसरे मटेरियल्स की यूज़ की जाती हैं। तो मेटल और इसका ये डिफरेंस हो सकता है इसमें। ये मेटल्स की होती हैं, बेल्ट ड्राइव्स के अंदर बेल्ट जो सी होती है वो रबर की या नायलॉन की, उसके अंदर मुख्तलिफ कॉम्पोजिशंस हो सकती हैं। जी सर बिल्कुल। इसके अंदर जो अमूमन इंडिविजुअल लिंक्स होते हैं, एक एक लिंक उसका अलग होता है। तो चेन को आप क्या कर सकते हो कि उसको डिसमेंटल कर सकते हो, अलग अलग उसके लिंक्स होते हैं। द बेल्ट ड्राइव इज यूजुअली अ सिंगल उसको जो सा है वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक ही पार्ट होता है उसके अंदर। या इन सम केसेस यू कैन चेंज द साइज ऑफ द बेल्ट बाय कटिंग इट एंड देन सुइंग इट टुगेदर। अगर फ्लैट बेल्ट है तो उसके अंदर चेंज किया जा सकता है, लेकिन फॉर अदर केसेस जो बनी बनाई कमर्शियली अवेलेबल बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स होते हैं वहां पे बेल्ट जो लगी होती है वो फिक्स साइज की होती है। तो चेन के अंदर लिंक्स होते हैं, बेल्ट जो सी होती है वो एक सिंगल सॉलिटरी लूप के तौर पर यूज होती है। तो इन ड्राइव सिस्टम्स के अंदर कुछ जो से हैं वो डिफरेंसेस भी हैं पावर ट्रांसमिशन के लिहाज से। मसलन बेल्ट ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर हायर स्पीड्स, चेन ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर हायर टॉर्क्स बट एट लोअर स्पीड्स। तो इस तरह के फर्क भी बीच में हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स दे आर वेरी प्रैक्टिकल सिस्टम्स। इनके डिजाइन के बारे में देखेंगे, दे आर यूज्ड टू ट्रांसमिट मैकेनिकल पावर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और इस दौरान पावर ट्रांसमिशन सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आरपीएम के अंदर तब्दीली भी हो सकती है, उसके साथ साथ टॉर्क के अंदर तब्दीली भी हो सकती है।
तो इस तरह के जो है सारे फंक्शंस ये पावर ड्राइव्स जो है वो बना सकती है. So as an example, this is also an example for industrial example for a belt drive, a gear reducer and a chain drive. तीनों चीजें एक ही उसके अंदर यूज हो रही हैं. तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, there is a drive motor in red. So all of the mechanical systems need either a prime mover or an engine to run it. कोई ना कोई मैकेनिकल पावर सोर्स होनी चाहिए जो कि उसको जो सा वो चलाए, जो पावर ड्राइव सिस्टम्स है. अब वो पावर सोर्स इलेक्ट्रिकल पावर भी हो सकती है, वो पावर सोर्स मैकेनिकल या जो इंजन बेस्ड पावर सिस्टम्स हैं वो भी हो सकते हैं. सो इन दिस केस द ड्राइविंग मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मोटर जो कि रोटेशनल पावर दे रही है. इस रोटेशनल पावर को ट्रांसमिट करना है या ट्रांसफर करना है ड्रिवन मशीन की तरफ, जो कि उस रोटेशनल पावर का कोई यूजफुल जो सी होगी आउटकम दे रही होगी. इट मे बी अ क्रशर, इट मे बी समथिंग लाइक अ प्रिंटर. वो किसी भी तरह का वो पंप हो सकता है जिसकी तरफ वो पावर जो सी वो ट्रांसमिट होनी है. अब अमूमन द ड्राइवर machine and the driven machine they are at a distance from one another. तो उस डिस्टेंस को भी ब्रिज करना मकसद हो सकता है और पावर ट्रांसमिट करना भी मकसद हो सकता है. उस पावर ट्रांसमिशन के दौरान जो सा है वो टॉर्क और स्पीड की वेरिएशन भी मकसद हो सकता है. So with this 3-stage system, the first stage is a belt drive, जिसके अंदर पावर जो सी है वो ड्राइविंग मोटर से ट्रांसमिट हो रही है टू द गियर रिड्यूसर इनपुट. गियर रिड्यूसर जो सा होता है दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल ड्राइव कंपोनेंट जिसके अंदर मुख्तलिफ गियर्स लगे होते हैं. इसके डिजाइन के बारे में भी हम आगे जो सा होगा वो तफसील से देखेंगे. So it takes the input in the rotational fashion. It gives out the input at the output shaft in a rotational fashion as well. और इस गियर रिड्यूसर के बाद जो कि येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ गियर्स लगे होंगे जो कि आपस में मैश कर रहे हैं. द नेक्स्ट स्टेज और द फाइनल स्टेज इज द चेन ड्राइव जो कि आउटपुट को ड्राइव कर रही है. So multiple drive systems can be used in a single application. जरूरी नहीं है कि किसी एक से काम चलाया जाए. मोटरसाइकिल की जो ड्राइव सिस्टम है वो की एक बड़ी ही कॉमन मिसाल है, या बड़ी ही अच्छी मिसाल है. The engine generates the power that goes into a gear system, जिसके साथ उसके अंदर स्पीड और जो टॉर्क का जो रिलेशन है वो चेंज होता है. So at lower gears, पहले गियर के ऊपर जैसे कि आपके पास आउटपुट स्पीड कम है, टॉर्क ज्यादा है. सो इफ द मोटरसाइकिल इज नॉट रोलिंग, खड़े हो, स्टेशनरी हो, तो आप डायरेक्टली तीसरे चौथे गियर से स्टार्ट नहीं करोगे, पहले गियर से स्टार्ट करोगे, बिकॉज यू नीड मोर पावर और मोर टॉर्क फ्रॉम द इंजन टू रन इट. तो आपको, ताकि आपका इंजन स्टॉल ना कर जाए, तो आप उसको पहले गियर पे चलाते हो, पहले गियर पे, लेकिन आप ज्यादा स्पीड अचीव नहीं कर सकते, तो आप शिफ्ट कर लेते हो उसके बाद सेकंड गियर के ऊपर, जहाँ पे गियर रेशियोज चेंज हो जाती हैं. गियर रेशियोज चेंज होने से जो सा होता है आपके पास अब जो सा वो स्पीड जो सी है अब आप ज़्यादा अपनी डिवाइस की जो सा वो कर सकते हो. इवेंचुअली आफ्टर ऑल दिस रिडक्शन द पावर गोज इनटू अ चेन ड्राइव सिस्टम, जो कि आगे उसको व्हील्स पे या व्हील के एक्सल पे ट्रांसफर करेगा, जिसके साथ एंड पे जो सा होगा वो रोटेशन होगी. अब इस सारे काम के दौरान की एलिमेंट्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मैकेनिकल, जिसके जो कि डिजाइन से रिलेटेड है, वो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो सकता है. इसके अंदर यू नीड टू सेलेक्ट अ पुली जिसके ऊपर ये चेन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव जो सी होगी रन करेगी. सो फॉर चेन ड्राइव्स यू नीड टू सेलेक्ट दीज स्प्रॉकेट्स, उनको स्प्रॉकेट्स कहा जाता है. For belt drive you need to select these pulleys. और आपने ये सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, कि आपने कितनी लेंथ की बेल्ट जो सी है वो सिलेक्ट करनी है. आपने जो सा है वो किस साइज की बेल्ट सिलेक्ट करनी है बेस्ड ऑन द टोटल पावर ट्रांसमिटेड. The thicker the belt is, the more power you can transmit.
एक और सिलेक्शन होगी आपकी टाइप के तौर पे। बेल्ट्स की कई टाइप होती हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव अ वी बेल्ट, यू हैव अ सिंक्रोनस बेल्ट, यू हैव अ फ्लैट बेल्ट, या एक जो सी है वो रेगुलर स्क्वायर बेल्ट जिसको कहते हैं वो हो सकती है। तो 3-4 तरह की मेजर टाइप्स हैं इसकी। आपने जो सा है बेल्ट के लिहाज से ही देखा जाए तो उसकी पावर ट्रांसमिशन के लिहाज से आपने उसको जो सा है वो रेट करना होगा। तो फॉर अ गिवन application you need to see the power transmitted as well. आपने जो से वो पुलिस के साइजेस और वो चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं। So for a smaller one and the larger one as well. ड्राइविंग एंड के ऊपर भी और आउटपुट एंड के ऊपर भी आपने जो पुली है उसको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपने इस कनेक्शन को देखना है जिसके साथ आपने अपने ड्राइव सिस्टम को अटैच करना है। So the drive system at the input end is connected to a shaft that is coming out from a prime mover and from a electrical motor in this case. तो इसको इसके ऊपर माउंट कैसे करना है इस पुली को? तो is it going to be using a bushing? Is it going to be using some sort of a coupling or is it going to be used like something जिसके साथ आपने इसके अटैचमेंट क्रिएट करनी है? वो अटैचमेंट किस तरह की होगी, वो किस फॉर्म में कमर्शियली अवेलेबल हो सकती है? तो इन अटैचमेंट्स के ऊपर भी गौर करना है, बोथ एट द ड्राइविंग एंड एट द ड्रिवन एंड एज वेल। जब जब आउटपुट के ऊपर देखोगे आप इसके तो द आउटपुट इज कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ अ गियर रिड्यूसर। तो इस एंड के ऊपर भी आपने देखना है कि इस पुली को आप कनेक्ट किस तरह से करोगे। So this is an important feature as well. The connection has to be established here as well. फिर जो पुलीज है इसके अंदर सिलेक्शन के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। इसका मटेरियल हो सकता है, डिफरेंट कैटलॉग्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं, उनमें से आपने चीज सिलेक्ट करनी है। कॉस्ट भी देखते हो आप इस पूरे सिस्टम की डिजाइन करते वक्त। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट गो इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ बेल्ट सिस्टम। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो आप गियर रिड्यूसर के लिए देखोगे। मसलन आप देखोगे किस तरह की शाफ्ट्स आपने यूज करनी है, किस तरह के बेरिंग्स आपने यूज करने हैं गियर्स के साथ, कितने गियर का जो सा होगा वो ड्राइव ट्रेन होगा उसके अंदर, कितनी रिडक्शन आपने जो सा उसके अंदर अचीव करनी है, कितना जो सा है वो आपने गियर की थिकनेस जो सी है वो ऐड करनी है, उसका जो सा होगा मटेरियल क्या होगा, राइट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट you put into consideration when you are designing a gear reducer. For example, the housing of the reducer as well. So gear reducer is a little bit little more complex than belt drive systems and chain drive systems. Chain drive systems के अंदर भी आप क्या देखते हो? चेन का साइज देखोगे, आप जो सा होगा डिस्टेंस देखोगे ऑफ पावर ट्रांसमिशन, आप देखोगे कि जो इसके स्प्रॉकेट्स है इसका क्या साइज होगा, इनका क्या मटेरियल होगा। You will also have a look at the attachments of the sprockets to the shafts at the input and the output. आपके लिए जो सा होगा यही देखना जरूरी होगा कि इनकी साइज रेशियोज क्या है to achieve a particular output of speed and torque. तो बहुत सारी चीजें हैं that you have to take into consideration when designing such systems. तो इन सारी कंसिडरेशंस को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, इनको देखेंगे हम इस डिज़ाइन को सीखते हुए कि हाउ वी कैन इजीली कंप्लीट आवर डिज़ाइन while keeping into view a practical scenario, a practical consideration. इस तरह के ड्राइव सिस्टम्स को हम जो सा होगा वो डिज़ाइन करेंगे। We'll begin with बेल्ट ड्राइव्स। बेल्ट ड्राइव से स्टार्ट करेंगे और इनके अंदर जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं वो सिमिलर हैं चेन ड्राइव्स के साथ। तो इसके बाद मूव करेंगे चेन ड्राइव्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बेल्ट ड्राइव्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर हायर स्पीड एप्लीकेशंस, बट chain drives are typically used for lower speed applications but on a higher torque transmission.
टॉर्क ट्रांसमिशन जहाँ पे ज़्यादा चाहिए हो। अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा द इनिशियल हाई आरपीएम ऑफ द मोटर वाज केटर्ड बाय अ बेल्ट ड्राइव, और इसके अंदर एक और वजह भी थी कि जो प्राइम मूवर है, जो ड्राइव मशीन है, जो मोटर है, that was installed at a certain distance away from the driven machine. अगर आपने कुछ डिस्टेंस को ब्रिज करना है, गैप करना है और हाई स्पीड के ऊपर पावर ट्रांसमिट करनी है जिसका टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स को यूज़ करोगे। अगर आपने ज़्यादा टॉर्क कन्वर्जन चाहिए बट द स्पीड कैन बी हाई और लो, तो आप जो सा है वो गियर ड्राइव सिस्टम को जो सा होगा वो प्रेफर करोगे। बट द लिमिटेशन ऑफ द गियर ड्राइव सिस्टम्स इज यूजुअली इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर एट अ शॉर्टर डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इसके अंदर अगर आप जो सा होगा वो गियर ट्रेन की लेंथ ऐड करते जाओगे तो इट वुड इन्वॉल्व टू मेनी कंपोनेंट, उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतनी कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी। तो यूजुअली इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस, लेकिन रिलायबल है मैकेनिकल जो सा पावर ट्रांसमिशन का जो सा एक मेथड है। तो it can be used for higher RPM or lower RPM. It can be used to transmit high torques or low torques. तो ये ज़रा flexible किस्म का सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो आप। लिमिटेशन मैंने बता दी, अमूमन इस्तेमाल किया जाता है for transmitting powers at shorter distances. चेन ड्राइव भी अमूमन इस्तेमाल की जाती है for transmitting power at longer distances up to several meters. लेकिन इसके अंदर भी आपके पास थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि आप लो आरपीएम पे यूज़ करते हो, इससे ज़्यादा आरपीएम के ऊपर आप चेन ड्राइव को प्रेफर नहीं करते। बट बिकॉज द चेन इटसेल्फ इज मेड ऑफ अ मेटालिक मटेरियल, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रांसमिटिंग हायर टॉर्क्स एट लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो पहली स्टेज में स्पीड भी कम हो रही है, आप देख रहे हो इनपुट जो साइज है पुली का वो छोटा है, आउटपुट साइज जो है वो बड़ा है, तो स्पीड भी कम हो रही है, पावर भी ट्रांसमिट हो रही है। सेकंड स्टेज में जो कि गियर रिड्यूसर है, फिर से ये काम हो रहा है कि स्पीड कम हो रही है और पावर या टॉर्क जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है एट द आउटपुट। तो एट द इनपुट ऑफ द गियर ड्राइव द इनपुट पुली साइज also changes the speed and the power or the torque at the output as well. So it seems like this machine is some kind of a लो आरपीएम मशीन जिसके अंदर आपको इनपुट जो सी है वो लो आरपीएम के ऊपर मिल रही है एट द एंड ऑफ 3 स्टेज रिडक्शंस एंड द इनपुट टू द सिस्टम जिससे ये सारे का सारा सिस्टम रन कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ हाई आरपीएम ड्राइव मोटर। जो एसी मोटर्स होती हैं अमूमन इनकी आरपीएम ज़्यादा होती है, तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि मैं इनकी इनपुट के ऊपर आरपीएम जो है वो कंट्रोल कर लूँ, लेकिन उसकी एक लिमिट है। मोटर्स का जो टॉर्क होता है वो वेरी जो उससे करता है आरपीएम के साथ या करंट ड्रॉ के साथ। तो यूजुअली इफ यू लुक एट द डाटा शीट द मोटर्स आर डिफाइंड एट रेटेड आरपीएम, रेटेड टॉर्क, जिसके ऊपर उसकी जो सी होती है रेटेड पावर डिलीवर होती है। पावर लेवल में ऑल्सो वेरी, ऐसा नहीं है कि मैं मोटर को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज कम कर दूं, उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, तो उसका टॉर्क सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ टॉर्क पे भी इफेक्ट जो सा होता है वो होता है। सो द एग्जैक्ट डिटेल्स कैन बी फाउंड इन द कैटलॉग्स और द डाटा शीट्स ऑफ द मोटर। So for belt drive, we will discuss on 2 types of belt drives. Number 1 is V belts, which operate without slipping on a smooth V-shaped grooves in the sheave, या sheaves, या इसको pulleys भी कहा जाता है। तो sheave और pulley is the same thing. The cross section of a V belt drive system in the pulley is going to be a V-like structure. जिसके दरमियान में इस बेल्ट जो होगा वो रन करना है। For a synchronous belt drive system, इसकी जो पुली होगी या इसकी जो शीव होगी, this is going to be kind of a sprocket like structure. तो जिस तरह से गियर का स्ट्रक्चर होता है
इसके अंदर भी एंड के ऊपर स्मूथ टीथ होंगे, नॉट एज एजी और पॉइंटी एज गियर्स, लेकिन जिस तरह से स्प्रॉकेट्स होते हैं कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो कि चेन ड्राइव में यूज होते हैं. So this is also going to be a separate type of belt that will deal in this chapter. So all of this is coming from chapter number 7 from the book. Chains के केस में फर्क ये होता है कि it is comprised of discrete links which engage the teeth on the sprocket that produce positive driving motion. तो chains के अंदर अलग अलग links होते हैं which are joined together और उसके साथ power transmit की जाती है. तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स हमें देखनी पड़ेंगी बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स की. So the first one is that we need to understand the relation between the linear velocity and the angular velocity. Linear velocity और angular velocity के अंदर फर्क ये होगा कि बेल्ट की एक अपनी linear velocity भी है जिसके साथ वो linearly move कर रही है और उसको आप जो सा उसके थ्रू एक angular velocity जो सा वो ट्रांसमिट कर रहे हो. But the linear speed of the belt also puts a burden on the design process. आपको उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा ना सिर्फ, और उसके साथ साथ आपने एंगुलर स्पीड भी देखनी है अपने सिस्टम की जिसके ऊपर आप उसको डिजाइन कर रहे हो. So usually the linear speed is represented by V equals to R times omega, where R is the radius of the driving pulley or the driven pulley and omega would be the angular velocity. ठीक हो गया. तो अगर आपके पास एक ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका जो इसके ऊपर पॉइंट ए जो सा बना हुआ है, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? दैट वुड बी बेस्ड ऑन द रेडियस आर ए एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क ओमेगा ए. इसको ध्यान में रखना है जी आप लोगों ने. आप यहाँ पे देख सकते हो मुख्तलिफ तरह के ड्राइव सिस्टम्स. द फर्स्ट वन इज a chain drive system including discrete links at equal distances. तो चेन ड्राइव सिस्टम है, डिस्क्रीट लिंक्स है, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर वो लिंक्स जो है वो पाए जाते हैं. ये जो गियर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज अ स्प्रॉकेट, और इसके ऊपर ये जो होगा ड्राइव सिस्टम मूव करेगा. यूजुअली मेटल की बनी होती है चेन ड्राइव के अंदर. ये भी यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है पीडी के नाम से. दिस इज द पिच डायमीटर. पिच डायमीटर गियर्स के टर्म्स में कोई मुझे बता सकता है कि क्या होता था? You might have studied this in the mechanisms course. हाँ जी, पिच डायमीटर के बारे में बताइएगा कि ये क्या चीज है. आप लोगों ने कैम्स डिजाइन नहीं किए थे मैकेनिज्म्स के अंदर? कैम सिस्टम्स, उसकी मोशन प्रोफाइल या गियर से रिलेटेड कोई डिजाइन का उसके अंदर नहीं आपने एलिमेंट पढ़ा? देखें, जितने भी हमारे पास ये ड्राइव सिस्टम्स हैं, इसका अगर आपने डायमीटर मालूम करना हो, to find obviously many other things like the linear velocity that includes v equals to radius times the angular velocity. तो वहां पे जब आपने डायमीटर या रेडियस उसका मालूम करना है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं to do that. For example,
किस तरह का रेडियस मैंने चूज करना है. डू आई वांट टू टेक इट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द मैक्सिमम एंड ऑफ द ड्राइव सिस्टम. क्या यहाँ तक लूंगा मैं इसे, या मैं उसे लूंगा फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द लोअर एंड ऑफ द सिस्टम. इस डिस्टेंस को मैं कंसिडर करूंगा. क्या डिस्टेंस मैं लूंगा? द डिस्टेंस दैट आई कंसिडर फॉर द speed and for finding out other things it has to be the distance जो कि उस जब टीथ उसके साथ इंगेज होते हैं तो इफेक्टिव मोशन जहां से ट्रांसमिट हो रही है जिस पॉइंट से, वो होना चाहिए. सो दैट डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पिच डायमीटर, जो कि टीथ के अलोंग किसी भी पॉइंट के ऊपर जो सा हो सकता है वो जगह हो सकती है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम आई एम गोइंग टू टेक द डिस्टेंस which is basically along the lines जहां पे motion transmit हो रही है. So this distance is the pitch diameter. और pitch diameter जो होगा इस्तेमाल होगा different calculations के अंदर. सर आपकी स्क्रीन शो हो रही है, पहले हो रही थी मुझे. The screen is shared like it was shared before. Maybe it is something on your end. उसको देखिए options को. Screen पहले भी share थी जी, अभी भी उसी तरह से shared है. So pitch diameter for a chain drive may be a little different than the maximum point on the sprocket. The pitch diameter for a synchronous drive, अब यहाँ पे आप देखिए ये बेल्ट यूज हो रही है, मैकेनिकल बेल्ट है. जो कि रबड़ मटेरियल की हो सकती है, और इस बेल्ट के ऊपर भी टीथ लाइक स्ट्रक्चर, और जो हमारे पास इसका स्प्रॉकेट है इस पे भी टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो सा वो बना हुआ है. एंड द बेल्ट रेस्ट स्मूथली इनटू दिस टीथ लाइक स्ट्रक्चर, और उसके साथ जो सा होता है वो मोशन ट्रांसमिट की जाती है. सो दिस इज नोन एज अ सिंक्रोनस बेल्ट ड्राइव. इसके बरक्स हमारे पास जो शुरू से हमने एक और चीज डिस्कस की है, दिस इज अ वी बेल्ट ड्राइव सिस्टम. And this runs on sheaves और pulleys, जिसके अंदर इसके जो सा होगा वो एक रेस्टिंग ग्रूव होगा जो कि वी शेप का है, और इसके अंदर इसने मूव करना है. एंड इट काइंड ऑफ runs on the basis of friction between the sides of the belt and the pulleys. तो इस फ्रिक्शन की बुनियाद के ऊपर जो सा होगा इसने जो सा होगा वो इसके साथ जो मोशन को ट्रांसमिट करना है. तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ थोड़े से 2-3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, लाइक द ग्रूव डेप्थ, कितना उसकी डेप्थ है. इसके अलावा बेल्ट राइड आउट एक पैरामीटर दिया हुआ है. राइड आउट का मतलब ये है कि बेल्ट कितनी उस पुली से, उस ग्रूव से ऊपर जो सी है वो चलेगी जब उसको रन करोगे आप. तो फिर आप देख रहे हो कि पिच डायमीटर, this is not exactly the size of the sheave, this is not exactly the size of the pulley. ये फर्क है, थोड़ा सा फर्क है. पुली का टोटल साइज पिच डायमीटर से बड़ा हो सकता है. इसी तरह से द मैक्सिमम साइज फ्रॉम एंड टू एंड of a sprocket can be different, can be larger than the pitch diameter. इस केस में भी आप देख रहे हो कि pitch diameter of this pulley is a little bit larger than a little bit smaller than the total diameter of the belt, which is labeled as sheave outside diameter. और एक groove depth इसके अंदर दी हुई है. This is the depth of the cut जो कि उस शीव के अंदर बनाई जाती है.
कि उस पुली के अंदर बनाई जाती है जिसके अंदर आपकी बेल्ट रेस्ट करेगी। तो ना सिर्फ आपने बेल्ट चूज करते वक्त बेल्ट के बारे में कुछ पैरामीटर्स देखने होंगे, बल्कि यू आल्सो हैव टू सिलेक्ट डिफरेंट पैरामीटर्स फ्रॉम द शीव एंड द पुली एज वेल। So we'll begin our analysis with a simple V-belt drive system. यहाँ पे आप देख रहे हो there is a smaller belt which is the driving side of the system. This one rotates in a direction and it has an angular velocity omega 1. The larger one is the driven side. And the driven side, you can clearly see that if the first one rotates in the clockwise direction, जो दूसरे वाला है that also rotates in the clockwise direction, and the power is transmitted in the arrow direction given as the V belt or the chain drive system, जो इसके नीचे जो arrow बना हुआ है। अच्छा, दूसरी बात कि इनको लेबल भी किया हुआ है, दिस इज नंबर 1 एंड द अदर वन इज नंबर 2। सो 1 इज द ड्राइव पुली इन दिस केस एंड 2 इज द ड्रिवन वन, और इसको कनेक्ट किया हुआ किसी चेन से या बेल्ट ड्राइव सिस्टम से, वो कुछ भी हो सकता है। सो द फर्स्ट वन हैज अ पिच डायमीटर PD1, द सेकंड वन हैज अ पिच डायमीटर PD2, विच इज अपेरेंट के पहले वाले का जो है वो पिच डायमीटर कम है, दूसरे वाले का पिच डायमीटर ज्यादा है। So the linear velocity at the first section, that would be V1 equals to R1 omega 1. And the linear velocity in the second case would be V2 equals to R2 omega 2. ठीक हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है कि if the linear velocity of the belt is same, which has to be the same, और power transmitted from the left side to the right side it has to be same as well. तो यहाँ पे इंटरचेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा चेंज हो रहा है। ओमेगा किस तरह से चेंज हो रहा है कि द फर्स्ट वन is going to be rotating at a higher RPM and the second one is going to be rotating at the lower RPM. तो RPM रिडक्शन हो रही है इसके अंदर आउटपुट स्टेज के ऊपर। RPM तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन टॉर्क जो सा होता है उतने ही रेशियो से जो सा है वो बढ़ रहा होता है। तो RPM रेशियो या पावर रेशियो या ट्रांसमिशन रेशियो, ये टर्म्स जो सी हैं वो किस चीज पर डिपेंड कर रही हैं। यू कुड ऑल्सो कंप्यूट इट बाय आइदर द एंगुलर वेलोसिटीज, you could also compute it by using, और क्या इसमें चीज चेंज हो रही है, by using the pitch diameter, इन दोनों चीजों से आप इसको जो है वो निकाल सकते हो कि कितनी रेशियो में इसकी नोसी है वो आरपीएम चेंज हो रही है, वेलोसिटी रेशियो इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसमें कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। द बेल्ट लेंथ दैट इज इन कांटेक्ट विद द पुली 1, वो यहाँ से लेके निचले पॉइंट से लेके ऊपर वाले पॉइंट तक कोई ना कोई बेल्ट की लेंथ होगी दैट इज इन कांटेक्ट विद पुली 1, और that angle of contact for pulley 1 is theta 1, and the belt length that is in contact with the pulley 2 has an angle of contact termed as theta 2. अब एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा ये देख सकते हो कि यहाँ पे for the first one or the smaller one the angle of contact is less than 180 degrees by a margin of
this term जिसको phi कहा गया यहाँ पे, the phi on one side and phi on the other side, तो 180 degrees minus 2 phi जो सा है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ ये थीटा 1 है for pulley 1. On the other side, it is more than 180 degrees by a margin of the same angle. So on the other side, this theta 2 is going to be 180 plus 180 plus 2 phi. फिर ये बेल्ट्स जो सी हैं कुछ डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट कर रही हैं विच इज टर्म्ड एज स्मॉल डी, तो हमें ये भी निकालना होगा, ये भी पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए ये. दिस ऑल्सो नीड्स टू डिफाइन, इस डी के साथ एक और चीज भी हमें पता लग सकती है. इफ आई नो दिस डी डिस्टेंस जो कि ऊपर और नीचे इस बेल्ट का है, एंड आई नो दिस एंगल ऑफ रैप थीटा 1 एंड थीटा 2, तो मैं निकाल सकता हूं कि मेरे बेल्ट की टोटल लेंथ कितनी है. I can find the length of the belt L. I can also find something called a center distance in a belt drive system. Center distance क्या होता है? Center distance होता है distance of the centers of pulley 1 and pulley 2. This is termed as CD. तो ये dotted line से represent हो रहा है. CD जो है, this is the center distance of the power transmission shafts. तो जहां पे पुली 1 के साथ कोई एक शाफ्ट कनेक्टेड होगी, पुली 2 के साथ कोई एक और शाफ्ट कनेक्टेड होगी. So this would the distance between these two would be the center distance of your drive system. तो सबसे पहली चीज नोट करने वाली इसमें velocity ratio है. Velocity ratio is the ratio between the output and the input velocity of the system. This can be taken as omega 1 over omega 2, या W omega driving over omega driven. Yeah, you could also take this ratio by the pitch diameters of the two sheaves. So PD driven, which is the output one, and PD driving, which is PD1 in the previous diagram, which is the input one. या आप इसकी जो सी है वो रोटेशनल स्पीड से भी इसको निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ टीथ से इसको निकाल सकते हो. सॉरी. So n driven number of teeth on the driven sprocket and the number of teeth on the driving sprocket, इसके तहत भी इसको आप निकाल सकते हो. फिर एंगल ऑफ रैप की हमने बात की थी. एंगल ऑफ रैप on the socket, on the sprocket, वो थीटा 1 और थीटा 2 था. So angle of wrap on the sprocket 1 was 180 minus 2 phi. On the socket 2 it was 180 plus 2 phi. अब phi को किस तरह से निकाल सकते हो? That has been given on the left side. Okay, this is PD2 minus PD1 divided by 2, और उसको डिवाइड किया हुआ है CD के साथ. So basically you are taking into consideration a triangle जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. So एक इसकी साइड जो सी है वो let me change the color of the pen first. एक साइड इसकी ट्राइंगल की ये है, और आप इसकी बेस कंसीडर कर सकते हो. सेंटर डिस्टेंस CD, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो हमने कंप्यूट करना है, साइन ऑफ फाई जो सा है, that would depend on the length of the perpendicular, distance of the perpendicular and distance of the base. So distance of the perpendicular is given as pitch diameter 1 minus pitch diameter 2 divided by 2, और इसकी मदद से हम जो सा ये फाई एंगल जो सा निकाल सकते हैं. Now the length of the belt
or the chain which wraps on the sprocket or the sheave is basically the arc length S1 and S2. So S1 is the total length of the belt that is in contact with the sprocket 1. तो थीटा 1 जो इसके अंदर डिस्टेंस है, इसके साथ जो कांटेक्ट में है लेंथ, ये S1 जो सी है इसको टर्म किया गया. And S2 is the length in contact with the sprocket 2. So S1 is PD1 pitch diameter 1 divided by 2 times theta 1, which is basically the length of the arc. L equals to R theta से जो वो compute किया गया. So the radius of the pulley times theta इसको length of arc के साथ जो वो approximate करके जो length है belt की या chain की that wraps on sprocket 1 and sprocket 2 उसको जो दिया गया. The distance D represents the belt or chain length wrap. तो वो D जो distance था that can be found from the same triangle जो कि अभी हमने देखा था that we considered for finding this angle phi. So D was CD times cos of theta. इसको जो देख लीजिएगा कि किस तरह से ये दिया हुआ है. This is coming from the same triangle. Finally, the total length of the belt or the chain, जिसको perimeter length भी कहा जाता है, it can be found out किस तरह से. मैंने इसकी तरफ इशारा दिया था. If I know this length D on the top side and the bottom side, ये D जो सा होगा same होगा, and I know कि कितना wrap कर रही है ये belt around the sheaves, around the pulleys on both of the sides. मुझे इसका भी पता हो तो I can find out the total parameter length. इस पूरी belt या chain की length जो सा है वो मैं निकाल सकता हूँ. So this total parameter length is 2 times D, one on the top side, one on the lower side, plus S1, the length of wrap on the lower pulley, lower side, smaller one, and S2, the length of the wrap on the higher pulley, the bigger one. Obviously, distance D is often termed as span of the belt or the chain drive system. This span has to be controlled और इसको नो सा एक खास लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Otherwise, this also leads to something called whip of the belt, जिसके अंदर vibration, excessive vibrations की वजह से जो सा होता है वो belt जो सी होती है it could snap as well. वो उसके अंदर जो सा होता है failure हो सकता है. So if you want to cover a longer span, for example, ज़्यादा distance के ऊपर power transmit करना चाह रहे हो तो multiple drive trains जो सा आप use कर सकते हो, multiple pulley या multiple chain drive या belt drive systems आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर ज़्यादा distance पे power transmit करनी है. अच्छा जी, so as an example, there is a synchronous belt drive system जो कि नीचे यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी. दो इसके अंदर sprockets हैं. There is a larger one, there is a smaller one as well, and it is connected by a synchronous belt. किस तरह का डाटा अमूमन गिवन होता है कि the input shaft rotates at 1000 rpm, ये हमें पता है. The input sprocket has 36 teeth. So this is basically N driving जो parameter था वो है. The output shaft has a 72 teeth sprocket. So N driven is 72. And this one has a pitch diameter of PD2 जो सा है यहाँ पे pitch diameter 2. This is 7.218 inches. Pitch diameter 1, PD1 is 3.609 inches. Or finally, the center distance between the two shafts is 15.01 inches. So center distance would be the distance
from one center of the shaft to the second one, CD जिसको कहा था हमने, this is 15 inches. अब इसमें आपने बाकी सारे पैरामीटर्स निकालने हैं. You need to find out the angle of wrap on pulley 1. You need to find out the angle of wrap. So क्या क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन है इसमें? थीटा 1 मिसिंग है, थीटा 2 मिसिंग है. इसके अंदर फाई भी आपको नहीं पता, वो भी आपको निकालना पड़ेगा. इसके अंदर आपको लेंथ ऑफ द बेल्ट जो सी रिक्वायर्ड है वो आपको पता निकालनी पड़ेगी. तो यू नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट that could cover this much center distance given that you have these kind of sprockets at input and output. फिर आपको आउटपुट स्पीड जो सी है वो निकालनी पड़ेगी. So omega 2 is also missing. इसके अंदर जो सा है आपको और क्या रह गया? एंगल ऑफ रैप्स तो निकालोगे, उसके साथ आपने जो सा है वो लेंथ ऑफ रैप जो सा वो भी निकालनी है. So S1 and S2 length of wrap on both sides. ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए एनालिसिस का, कोई बता सकता है? सर जी वालेकुम सलाम. सर ये हम जो ये रेशियोज लेंगे सबसे पहले, जो वेलोसिटी रेशियो है वो लेंगे. वेलोसिटी रेशियो कौन सी है वो निकाल सकते हैं हम. सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो से हमें क्या पता लगेगा? इनपुट स्पीड और आउटपुट स्पीड के अंदर फर्क जो सा वो क्या है. तो वी कुड बिगिन द एनालिसिस बाय द वेलोसिटी रेशियो एंड देन वी कैन फाइंड फाई टू फाइंड थीटा 1 एंड थीटा 2. उसके बाद जो सा हम वो सेंटर डिस्टेंस जो सा है वो हमें गिवन है. उसके अलावा हमें जो सा होगा वो ये डिस्टेंस डी जो हमने कहा था, ये डिस्टेंस डी निकालना होगा टू फाइंड द पेरीमीटर लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट. और उसके साथ जो सा होगा वो हम बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं. सो यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी रेशियो, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आउटपुट शाफ्ट, द लीनियर बेल्ट स्पीड, और इसके अलावा द बेल्ट रैप एंड द एंगल ऑफ रैप. और इसके अलावा देयर इज एन ऑप्शनल फीचर टू ड्रॉ द स्कीमेटिक यूजिंग द कैड. तो ये हम कल करेंगे, कल इसको जो सा होगा देखेंगे. अच्छा, the first one is velocity ratio. This can be found out as the ratio of the total number of teeth of the both the sprockets. इससे भी निकाल सकते हो. ये आप निकाल सकते हो by using pitch diameters as well. तो इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं. ये दोनों इंफॉर्मेशन जो सी है वो हमें पता है. So the let's see, 72 was the driven teeth. और 36 जो से थे वो इनपुट पे थे. So the velocity ratio is 2. इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट पे 1000 आरपीएम है तो आउटपुट के ऊपर वो कम हो जाएंगे. इट वुड बी डिवाइडेड बाय 2, वो 500 रह जाएंगे. अगर इनपुट के ऊपर 500 है तो आउटपुट के ऊपर वो जो होंगे हाफ हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे. फिर आपने क्या निकालना है जी? आपने निकालनी है आउटपुट आरपीएम. सो इफ द इनपुट रोटेट्स एट 1000 आरपीएम, if omega 1 was 1000, तो आपकी omega 2 जो सी है that is 500. Linear belt speed v equals to r omega. यहाँ पे आप किसी भी तरफ से इसको निकाल सकते हो. यू कुड आइदर चूज द ड्राइविंग साइड और यू कुड चूज द ड्रिवन साइड. दोनों तरफ लीनियर स्पीड सेम है.
फर्क किस में आ रहा है? एंगुलर स्पीड के अंदर. सो इफ वी चूज द ड्रिवन साइड, फॉर एग्जांपल द राइट साइड ऑफ द बेल्ट, तो यहाँ पे R would be PD2/2. तो ये रेडियस होगा इसका सेंटर से पिच डायमीटर का जो हाफ है, R2 जिसको मैंने यहाँ पे टर्म किया, और ओमेगा जो सा इसका वो 500 है, वो हमें ऑलरेडी पता है. तो मैं इस तरह भी निकाल सकता हूँ इसे. I could also find it by using the first sprocket. So I could choose the radius of the first sprocket times the velocity, angular velocity of the second sprocket as well. So this is going to be, let's see, 3.609 है. Divided by 2 times 1000. तो ये जो भी इसका आंसर होगा वो लीनियर स्पीड इसकी होगी बेल्ट की. अच्छा, द बेल्ट रैप ऑन द इनपुट एंड द आउटपुट स्प्रॉकेट्स, ये किस तरह से निकालेंगे जी? फॉर दिस आई नीड टू फाइंड द एंगल फाई फर्स्ट, जिसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन थी? Sin of phi was PD2 minus PD1 divided by 2, pitch diameter of the driven pulley minus pitch diameter of the driving one divided by 2 divided by the center distance. So we can compute the angle phi from this. और उसके बाद I need to find theta 1 as 180 minus 2 phi, theta 2 as 180 plus 2 phi, and that would lead me to the length of the wraps S1 and S2. ठीक हो गया. तो ये बेल्ट रैप की टोटल लेंथ. सर जी एक्सक्यूज मी सर. जी सर जो अगर हमारे पास जो ड्राइविंग व्हील होगा उसका अगर हमारे पास साइज बड़ा है उसकी निस्बत जो हमारा ड्रिवन व्हील है, तो फिर हमारे ये थीटा 1 और थीटा 2 के रिलेशंस भी चेंज होंगे? नहीं, रिलेशंस चेंज थीटा 1 और थीटा 2 के रिलेशंस आई डोंट नो, इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई रिलेशन चेंज हो जाएगा इसका. वैसे आप सही कह रहे हो. इफ द ड्राइविंग वन इज डिफरेंट तो फिर आप उस दूसरे वाले को थीटा 1 को थीटा 2 कहोगे, थीटा 2 को थीटा 1 कहोगे. ऐसे ही है. अच्छा, what would happen if both of the sprockets are of the same size? In a belt or the chain power transmission system, अगर दोनों sprockets same size के हों तो फिर क्या होगा? सर फाई की वैल्यू फिर 0 होगी. फाई 0 हो जाएगा. एंगल ऑफ रैप जो सा वो 180 डिग्रीज हो जाएगा. दोनों बेल्ट्स जो सी हैं वो दोनों साइड के ऊपर बेल्ट जो सी है वो सेम लेंथ की जो सी होगी वो कर रही होगी. वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाएगी आपकी. फाई 0 हो जाएगा. थीटा 1 एंड थीटा 2 वुड बी 180 डिग्रीज. पिच डायमीटर 1 इक्वल हो जाएगा पिच डायमीटर 2 के. ये स्पेशल केस है पावर ट्रांसमिशन का जहां पे आप
स्पीड या टॉर्क को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो, उसी रोटेशनल स्पीड को आगे ट्रांसमिट कर रहे हो, डिस्टेंस को बेसिकली आप ब्रिज कर रहे हो, सेंटर डिस्टेंस को जो सा वो आप एक इसके ऊपर पावर ट्रांसमिट करना मकसद है। So for most realistic scenarios, ज़्यादातर रियलिस्टिक सिनेरियोज के अंदर जो अभी हमने प्रॉब्लम की है, देखिए ये वाला सिनेरियो होता है कि आपकी इनपुट स्पीड ज़्यादा होती है, आउटपुट पे आपको कम चाहिए होती है। इनपुट पे ज़्यादा क्यों होती है? इंजन्स और द प्राइम मूवर्स जो कि मोटर्स हो सकती हैं, दे नॉर्मली रन एट अ हायर आरपीएम, लेकिन आउटपुट के ऊपर जो फंक्शनैलिटी चाहिए उसके लिए हमें उसको रिड्यूस करना पड़ सकता है। सो वी हैड एन लुक एट डिफरेंट एग्जांपल्स एट द बिगिनिंग, जिसके अंदर मोटर्स और पंप्स का हमने देखा, तो वहाँ पे भी आप देखोगे द वेलोसिटी रेशियो वुड बी पॉजिटिव। इसी तरह से वो जो गन्ने के रस वाली मशीन का देखा, वहाँ पे भी वेलोसिटी रेशियो पॉजिटिव होगी। सो दिस नंबर वेलोसिटी रेशियो में वेरी फ्रॉम 1 to maybe 7 or 6 in most practical applications for belt drives and chain drives. और फाइनली जो पैरामीटर लेंथ थी बेल्ट की, वो हम यहाँ से इस इंफॉर्मेशन की मदद से निकाल सकते हैं, which was 2 times d plus s1 plus s2. ठीक हो गया। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हेयर। मैं इससे पहले कि इस लेक्चर को एंड किया जाए, आई विल शो यू the results from the book. This example was from the book. So we have begun with chapter number 7. तो ये हमने पहले वेलोसिटी रेशियो निकाली, अपने आरपीएम निकाले आउटपुट के ऊपर, हमने लीनियर स्पीड जो सी इसकी निकाली, दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 944 फीट पर मिनट। तो आप ये निकाल सकते हो जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया था कि इनपुट शाफ्ट के इनपुट पुली के साथ भी और आउटपुट स्प्रॉकेट के साथ, दोनों में से किसी एक से भी आप निकाल सकते हो। सो पिच डायमीटर 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ओमेगा 1। सर जी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली सर यहाँ मेरा वाईफाई भी बंद है और सिम के सिग्नल भी नहीं आ रहे। तो सर आप मुझे कैन यू प्लीज टेल मी कि अगर आपने कुछ इम्पोर्टेंट बताया हो पीछे। सर यहाँ इम्पोर्टेंट पे बता। सिम के सिग्नल भी नहीं आ रहे। हाँ, सारा इम्पोर्टेंट ही हम डिस्कस लाइक कर रहे हैं। कुछ भी सर इम्पोर्टेंट हो। So we were discussing about finding different parameters from a sprocket based synchronous drive system. इसके अंदर कुछ information हमें पता थी। We were discussing an example. So we knew the input RPM, the number of teeth on the input sprocket, and the pitch diameter of the input sprocket. We also knew the number of teeth on the output sprocket and the pitch diameter of the output sprocket. And the center distance between the two shaft was also given. और हमने निकालना क्या किया था? हमने निकालना था velocity ratio को, angular velocity at the output, linear belt speed, belt wrap, and the input and output at the input and output, and the total length of the belt. तो उसके लिए सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए you could either use the input and output rotational speed, you could use the pitch diameters, you could use the number of teeth on the sprockets. So using the number of teeth on the sprockets, we found out that the velocity ratio was 2. इसका मतलब ये है कि जो इनपुट वेलोसिटी होगी आउटपुट के ऊपर उससे आधी हो जाएगी। अगर इनपुट 1000 पे है, that was the case right now, जो कि 1000 RPM है, it would become 500, sorry. So the driven sprocket would have an output as defined by the input sprocket driving sprocket divided by the velocity ratio. ये निकाली हमने।
Then we found the linear velocity of the belt, which was dependent on the pitch diameters. So you could find the linear velocity at the input side or the output side. Linear velocity same होगी belt की. That came out to be around 944 feet per minute. फिर निकालना था हमने angle of wrap on the sprockets, which was phi. उसकी मदद से हमने theta 1 theta 2 निकालने थे, which were the angle of wrap. So sine of phi was given as pitch diameter 2 minus pitch diameter 1 divided by 2 divided by the center distance. ये सारी information थी हमारे पास, हमें पता थी ये चीजें. So it comes out to be 6.905 degrees. और angle of wrap उसी लिहाज से निकल आएगा. Theta 1 was 180 minus 2 phi, theta 2 was 180 plus 2 phi. And to find the belt perimeter length, I needed to find that parameter D और length of arcs जो कि belt wrap को represent कर रही थी. So D came out to be around 14.9. और आप ये थोड़ा सा देख सकते हो कि this is a little bit less than the center distance. 15.01 था वो. And the total length arc जो wrap angle से उसकी बुनियाद पे जो wrap lengths थी वो आ गई आपके पास. S1 is 5.23, S2 is 12.21 inches. So belt perimeter length was 2 times D plus S1 plus S2. So this comes out to be 47.24 inches. So you need to specify all these things and these parameters if you want to select a correct belt or the correct length from the manufacturers. तो आपको ये बेल्ट लेंथ पता होनी चाहिए, आपको स्प्रॉकेट साइजेस पता होने चाहिए टू मेक गुड यूज ऑफ द कैटलॉग्स. तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा. Okay, so this is where I'll stop today. We'll learn more about this tomorrow. कल हम देखेंगे किस तरह से हम वी बेल्ट सिस्टम्स को डिजाइन कर सकते हैं, किन बुनियाद पे वी बेल्ट सिस्टम्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स जो होगा वो इस्तेमाल होते हैं.